नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों को यूपी पीसीएस मेंस 2019 के लिए और 20 के लिए एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 49 पार्ट देख लिए थे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। और आज की डेट में हम लोग जो 50वां या 50वां पार्ट देखेंगे। 50वें पार्ट में 2 प्रश्न हैं, पेपर फर्स्ट का प्रश्न है और एक करंट अफेयर का प्रश्न है। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, पेपर फर्स्ट का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को अच्छी तरीके से लिखना है। लिखने से पहले जो सावधानियां हैं ध्यान में आप लोगों को रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन पार्ट होता है, तो तीनों में अगर एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो आपका उत्तर अच्छा हो जाता है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे अच्छे शब्दों का चयन दोस्तों आप लोगों को करना है। जो उत्तर लिखते हैं उसमें क्या है कि जो शब्द चयन है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जो उत्तर है उत्तर में लयबद्धता होनी चाहिए। और क्या, जैसे जो तथ्य है, डेटा है, इन सारी चीज़ों का भी आप लोगों को प्रयोग करना है। इसके साथ में अगर हो सके तो कोई डायग्राम का भी उपयोग करिए। और इसके अलावा आप लोगों को प्रश्न जो है पैराग्राफ और पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखना है, दोनों का समावेश करते हुए अच्छी तरीके से लिखना है। अब आज का प्रश्न देखते हैं, पेपर फर्स्ट का प्रश्न है। प्रश्न को देखते हैं, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और भारत में इसके विभिन्न चरणों की विशेषताओं को बताइए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही है कि उपनिवेशवाद क्या है। ठीक है, कॉलोनिज्म आखिर क्या हो की चीज़ होती है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा या डेफिनेशन यही होती है कि एक देश की अर्थव्यवस्था जो होती है दूसरे देश के हितों के अनुरूप परिचालित और विकसित होती है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए जो भारत की अर्थव्यवस्था थी तो किसके लिए, वह ब्रिटेन के अनुसार परिचालित हो रही थी। ब्रिटेन चला रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था को। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह ब्रिटेन है और यह इंडिया है, तो यहाँ पर इंडिया का परिचालन जो है ब्रिटेन कर रहा था अपने अनुसार, अपने आर्थिक हितों के अनुसार, जो भी उसको प्रॉफिट था उसके अनुसार वो चीज़ों को कर रहा था। ठीक है, अब जो जो राज करता है या जिसकी जो उपनिवेश होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन भारत पर राज कर रहा है तो ब्रिटेन का उपनिवेश जो है वो भारत है। ठीक है, अब इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उपनिवेशवाद। जैसे होता है ना कॉलोनी बनाना एक, ठीक है, तो वही है कि अपना एक प्रभाव क्षेत्र बनाना। कि जैसे देखा भी होगा बहुत से लोग होते हैं कि अपना प्रभुत्व जमाते हैं कुछ लोगों के ऊपर या कुछ दोस्तों के ऊपर और उनको अपने अनुसार चीज़ों को करवाने के लिए विकसित करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ब्रिटेन ने ये चीज़ें करी थी। तो इसमें ब्रिटेन जो है वो मातृ देश कहलाता है और जो भारत जो है वो उपनिवेश कहलाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आर्थिक शोषण करता है, ठीक है, जो आर्थिक शोषण करता है, जैसे ब्रिटेन आर्थिक शोषण किया, ठीक है, और जो शोषित व्यक्ति होता है वो उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, जो देश होता है, जो मातृ देश होता है, तो उसके अनुसार जो उपनिवेश होता है तो उसके वहाँ की, जैसे भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभाव डाला जाता है, उनको प्रभावित किया जाता है कि वो हमारे अनुसार कार्य कर सकें। ठीक है, तो ये सिंपल शब्दों में आप लोग उपनिवेशवाद को बता सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि उपनिवेशवाद के जो विभिन्न चरण हैं इनकी विशेषताओं को बताना है। जैसे भारत की जहाँ तक बात की जाती है तो स्टार्टिंग से जो उपनिवेशवाद का चरण जो होता है, अब देखिए जो ब्रिटिश कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वह भारत में व्यापार के इरादे से आती है, लेकिन बाद में वह धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करती है, फिर ब्रिटिश शासन आता है। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं चलती हैं। तो इसके प्रथम चरण की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो प्रथम चरण में क्या होता है कि 1757 में क्या होता है कि 1757 से 1813 तक का जो यह चरण कहलाता है, प्रथम चरण कहलाता है और यह वाणिज्यिक चरण कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपनी स्टार्टिंग में आई हुई होती है, अब इसके पास पैसा होता नहीं है। ठीक है, तो यह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, लेकिन यह क्या करती है, सबसे पहले पाँव जमाना चालू करती है भारत में।
ठीक है, अपना एक कहते नहीं कि अगर आप कहीं जाते हैं कुछ कमाने के लिए, क्योंकि आप व्यापार करने आए हैं, अब आप वहाँ निवेश थोड़ी करेंगे ना। वहाँ पर आप क्या करते हैं कि अपना पहले साम्राज्य विस्तार करते हैं, खपत नहीं करते हैं कुछ भी। और आपको आवश्यकता है धन की, तो अब धन की आवश्यकता के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार के जो राजस्व वसूली होती है, ठीक है, जैसे रैयतवारी, महलवारी, और ये जो धन उगाही की प्रक्रिया थी, ठीक है, इसी में यह जो कृषि लगान जो थी इससे पूरा किया जाता था, धन उगाही की गई। और इससे क्या हुआ कि जैसे जो उगाही का एक आधार जो बनता है, कि जैसे क्लाइव आता है, उसके बाद कार्नवालिस भी काफ़ी कार्य करता है जो कृषि लगान को निर्धारित करता है, ठीक है। उगाही जो मेनली कही जाती है, जैसे प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, उसके बाद 64 में बक्सर का युद्ध होता है। तो इन दोनों के दोनों ये चीज़ें जैसे ये होती है ना कि पाँव जमा रहे थे, पाँव जमाने के साथ साथ ये अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर रहे थे, अधिकारों को भी ले रहे थे, ठीक है। और उसी के माध्यम से जब उनके पास अधिकार आ गए राजस्व वसूली के, तो ये राजस्व उगाही करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके साथ में और भी जैसे राजा महाराजा जो थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो जैसे मान लीजिए जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तो उनको क्या करते थे, उनके लिए रिश्वत देते थे, नजराना देते थे, उपहार देते थे, ठीक है। तो ये सारे कार्य किए जाते थे। और स्टार्टिंग में 1813 में व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होता है और चाय और चीनी पर बना रहता है। लेकिन जो व्यापारिक एकाधिकार है, स्टार्टिंग में तो इस समय वाणिज्यिकरण में तो एक ही कंपनी के पास में रहता है, तो ये अपने अनुसार अपनी चीज़ों को ढालती है। अब इसके बाद जैसे ही हम द्वितीय चरण में जाते हैं, तो द्वितीय चरण में क्या होता है कि 1813 से लेके 1860 तक का यह चरण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यह औद्योगिक चरण कहलाता है। उस समय ब्रिटेन में क्रांति हो चुकी होती है, औद्योगिक क्रांति, वहाँ पर गतिविधियाँ चल रही होती हैं, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और फिर उसके बाद में बना हुआ माल हम बेचेंगे कहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए एक आयातक देश के लिए और कच्चे माल के निर्यातक के रूप में ब्रिटेन ने भारत को विकसित किया, ठीक है। भारत को क्या है, तैयार माल का आयातक बना दिया, ठीक है, कि जैसे हम पहले अपने यहाँ बनाएंगे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। और औद्योगिक क्रांति होने के फलस्वरूप क्या हुआ कि कच्चे माल की आवश्यकता हुई, कच्चे माल भारत से आता था, फिर बनकर, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया से ब्रिटेन गया कच्चा माल, वहाँ से औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ कि वहाँ से कच्चा माल फिर वस्तुओं में परिवर्तित हो, फिर वही वस्तुएं अधिक दाम पर इंडिया में बेची जाने लगी। तो इस तरीके से चीज़ों को किया गया, ठीक है। जो एक औद्योगिकीकरण चरण है वो किया गया। अब ये कि किस तरीके से हुआ, जैसे 1813 में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है, तो सभी लोग अब व्यापार कर सकते थे। और कुछ चीज़ें और भी करी गई कि जैसे जो लगान पहले दी जाती थी तो उसमें भी छूट दी गई, कि भाई कहीं ना कहीं हम चीज़ों को करेंगे, और एक मुक्त व्यापार की नीति को भी अपनाया गया। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं आपके द्वितीय चरण में। अब देखिए तीसरे चरण में क्या होता है, तीसरे चरण में ये जो चरण होता है 1860 से 1947, मतलब आज़ादी के बाद तक का। देखिए 1857 का जो विद्रोह होता है, उसके बाद 1858 में जो शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्ण रूप से वो पहले ही समाप्त हो चुका होता है। लेकिन इस समय 1858 से महारानी की घोषणा होती है और क्राउन का शासन आता है। अब देखिए क्राउन का शासन है, इन्होंने कहा कि हम शोषण नहीं करेंगे, अब साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे, हम सब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उद्देश्य क्या था, उद्देश्य बस एक था कि पैसा कमाना, शोषण करना, आर्थिक दोहन, ठीक है। अब देखिए इस समय तक जो यह तृतीय चरण आता है, तृतीय चरण आते आते जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में जो एक प्रॉफिट था, वहाँ पर पूंजी अतिरेक हो गया था, मतलब अधिक मात्रा में आ गया था। तो अब पूंजी से पूंजी कैसे बनाई जाए या पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, इस प्रक्रिया को ब्रिटेन ने अपनाना शुरू किया 1860 के बाद में, मतलब 1858 के बाद में जब घोषणा हो जाती है, उसके बाद में यह नीति अपनाई जाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अब ब्रिटेन के पास पैसा तो खूब है, अब लगाए कहाँ, अब लगाएगा अपने ही उपनिवेशों में, ठीक है। तो भारत में पूंजी का निवेश किया जाता है,
ठीक है, सबसे पहले सीधी सी बात है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, हम भारत में ही करेंगे। अब भारत में करने के बाद यहाँ से जो हमें प्रॉफिट होगा वो हम अपना सीधे घर ब्रिटेन ले जाएंगे। तो ये प्रक्रिया अपनाई गई ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, पूंजी जो अतिरेक था उसको भारत में निवेश किया। उसके बाद जैसे बागवानी है, बागवानी हो गया, बागवानी कृषि हो गया, बैंकिंग हो गई, बीमा हो गई, रेलवे सिंचाई परियोजनाएं हो गई, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डेवलप किया गया। रेलवे का विकास किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। किस लिए की जाती हैं? बस उद्देश्य मात्र एक है, यहाँ की बेहतरी के लिए नहीं की जाती हैं। कभी भी ऐसी भावना मत रखिएगा, ठीक है, कि ब्रिटेन ने यहाँ पर यहाँ का विकास किया, नहीं। उन्होंने अपने हितों के खातिर उनकी सारी चीज़ अच्छी हो जाए इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं चलती हैं और फिर जो प्रॉफिट होता है वो धन का निष्कासन सीधे ब्रिटेन आपका जाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रियाएं होती हैं और प्रक्रियाओं को आपको देखिए, चीज़ें बहुत हैं, आपको सारी चीज़ें नहीं बतानी है। आपको संक्षेप में 200 शब्दों में जो मेन क्रक्स है उसको आपको बताना है, एग्जामिनर को समझाना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रक्रियाएं चली हैं, इस तरीके से आप लोगों को भी उत्तर देना है। कुछ चीज़ें आपको भी रेलिवेंट अगर आपने कहीं और से पढ़ी हैं तो उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आज का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं कि जैसे जो दूसरा प्रश्न है आज का करंट अफेयर का है और वर्तमान में काफ़ी चर्चा में भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे प्रश्न संख्या यह है 100 है, ठीक है, और 125 शब्द सीमा में आपको इस प्रश्न को लिखना है। लिखने से पहले वही सारी चीज़ें कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं आपसे नहीं होनी चाहिए। जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इसमें अगर एक एक कोटेशन, कोई महान विचारक की लाइन, ये सारी चीज़ें अगर डाल देते हैं तो आपका उत्तर बेहतर हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपके मार्क्स अच्छे मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तथ्यों का समावेश करिए और जैसे कहीं पर रेलेवेंट हो तो आप लोग डेटा का भी प्रयोग करिए और जो डायग्राम का भी प्रयोग करिए। शब्दों का चयन आप लोग अच्छा करिए क्योंकि देखिए 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। अब चीज़ें बहुत हैं, आपको संक्षेप में लिखना है जिससे कि आपको सारी बातें अपने उत्तर में बता सकें। ठीक है, अब देखिए जो आज का प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, मॉब लिंचिंग क्या है, भीड़ हिंसा क्या है, इससे संबंधित मुद्दों की विवेचना कीजिए। तो अब देखिए भीड़ हिंसा वर्तमान में चर्चा में क्यों है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो भीड़ हिंसा या मॉब लिंचिंग आखिर है क्या? तो मॉब लिंचिंग ये है कि जैसे वास्तविक या कथित अपराध हुए, तो मतलब या तो कन्फर्म है कि हाँ ये चीज़ इसने की है, और या तो किसी के कहने पर, एक अंदेशा लगाने पर कि हाँ इस अपराध को इसने किया है सर। ठीक है, तो जहाँ पर कानून को बाईपास करके जो अपराधी है उसको सजा देना, ठीक है, उसके साथ हिंसा करना, उसको मारपीट करना, उसको दंड देना, उसको सजा देना, उसको मार डालना, ये सारी प्रक्रियाएं भीड़ हिंसा के तहत आती हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जैसे कोई अपराध करता है तो अपराध के लिए हमारे यहाँ न्यायालय है। अब जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैं तो इनको बाईपास करके सीधे डायरेक्ट जो अपराधी है उसको सजा दे देना। ठीक है, तो यह जब डायरेक्टली चीज़ें होती हैं तो इसको कहते हैं भीड़ हिंसा। अगर अभी ये भी कोई ज़रूरी नहीं, ये भी सत्य नहीं है कि हाँ इस व्यक्ति ने किया है या नहीं किया है, आपने बिना सोचे समझे इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यह आपकी भीड़ हिंसा कहलाती है और ये व्यवहारिक भी काफ़ी है। इन चीज़ों को आप लोग देख भी सकते हैं, बहुत बार हमारे देश में हुई भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब भीड़ हिंसा, ये मॉब लिंचिंग का जो वर्तमान में जो चर्चा में क्यों है, देखिए राजस्थान ने इसका मॉब लिंचिंग निवारक विधेयक जो है अभी पारित किया है 2018। तो यह जो केस था तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ का, यह केस था 2018। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निवारक, दंडात्मक और उपचारात्मक निर्देश दिए थे। ठीक है, उन निर्देशों को पालन करने के लिए कहा गया था कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार दोनों के लिए निर्देश दिए गए थे, उनको पालन करने का बात कही गई थी। अब देखिए वर्तमान में अगर बात करेंगे तो भीड़ हिंसा के लिए कोई कानून नहीं है। ठीक है,
कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं है। और राजस्थान ने बहुत अच्छा कार्य किया है और भीड़ हिंसा ना हो इसके लिए विधेयक को पारित किया गया है। और जल्द ही देखिए बंगाल सरकार भी इस पर ऐसा विधेयक लाने जा रही है। अब देखिए भीड़ हिंसा से संबंधित मुद्दों को समझ लीजिए कि भीड़ हिंसा से संबंधित मुद्दे क्या है। जैसे मान लीजिए एक भीड़ हिंसा, किसी को मार दिया जाता है या किसी के साथ में उसको अधमरा कर दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, ये जो प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया से क्या क्या चीज़ें क्या क्या प्रभावित हुई। तो देखिए विधि के शासन के सम्मत नहीं है कि ये कानून के अनुसार सही नहीं है ना, ये तो गलत है। जो मानवाधिकार हैं और जो व्यक्ति के अधिकार हैं, उसकी गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सारी चीज़ें ये सब बेईमानी हो जाती हैं। ठीक है, कानून का राज जो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती है, तो ये तो सब बेकार हो गया ना, जीरो हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि विधि शासन के सम्मत ये चीज़ें नहीं हैं। भाई सीधी सी बात है, आपने कानून को बिल्कुल बाईपास कर दिया। ठीक है, आपने उनको माना ही नहीं, तो यह बहुत बड़ा मुद्दा बनता है जाकर। और क्या होता है कि इसमें व्यक्ति के साथ में भीड़ हिंसा होती है, तो उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। तो ये बात भी कही जाती है कि यह मानवाधिकारों के विरुद्ध है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे इससे संबंधित मुद्दा, अगला मुद्दा ये भी है कि जैसे इसमें कोई डेटाबेस नहीं होता। ठीक है, अभी तक क्योंकि हमारे यहाँ कानून बना नहीं है, तो इस वजह से कोई भी डेटाबेस हमारे यहाँ इसके लिए नहीं है। और जो भीड़ हिंसा होती है, इससे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी अतिवादी व्यक्ति या सांप्रदायिक व्यक्ति ऐसी कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं दूसरे तरफ के लोग, जैसे एक कम्युनिटी या एक धर्म समुदाय के प्रति अगर यह भीड़ हिंसा होती है, तो ऐसी स्थितियों में दूसरे तरफ के लोग भी सांप्रदायिक जो एक रवैया है उसको भी अपनाने लगेंगे। जातिवाद को उकसाना, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी इस भीड़ हिंसा के कारण। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, भीड़ हिंसा के लिए हमारे यहाँ कानून नहीं है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार को भी कार्य करने की ज़रूरत है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो भीड़ हिंसा होती है, तो कहीं ना कहीं आप सोच कर देखिए कि जितनी भी कानून को इन्फोर्स कराने वाली एजेंसियां हैं, वो कहीं ना कहीं लाचार दिखाई देती हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, आपने क्या उस पर कार्रवाई करी। ठीक है, तो ये भी जो कानून प्रवर्तन की जो एजेंसियां होती हैं, उनकी उदासीनता भी इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। एक राजनीतिक संरक्षण भी दिखाई पड़ता है और लोगों का एक न्याय प्रक्रिया से विश्वास भी उठता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे जो हैदराबाद के जो एक लड़की थी जिसके साथ में रेप हुआ था, तो उसके आरोपियों को बिना कानूनी कार्रवाई के डायरेक्टली, मतलब पुलिस के द्वारा मारा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत थी। ठीक है, लोग उसको सही बता रहे थे, लेकिन कानून के अनुसार आपने कोर्ट तक तो मैटर जाने ही नहीं दिया। ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्याय प्रक्रिया में जो विश्वास होता है, वो जब उठने लगता है, तो ऐसी परिस्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और जो भीड़ हिंसा होती है, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो राजनेता होते हैं, इनके द्वारा संरक्षण भी दिया जाता है कि आप ऐसा करो, हम देखें। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनको सुलझाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को 125 शब्दों में भीड़ हिंसा को बताना है और अच्छे से इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आंसर राइटिंग करते रहिए क्योंकि दोस्तों, और क्योंकि देखिए समय निकलता जाएगा। अब कोरोना वायरस तो फैला ही है, लेकिन अब अपने आप को कमरे में बंद करके रखिए और पढ़ाई करते रहिए। कम से कम इसी बहाने आपको पढ़ाई का पूरा पूरा मौका मिल गया है, उसका उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।